नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 14 मार्च का पेपर हुआ है उसके मैथ के दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन कौन से आज क्वेश्चन पूछे गए बिना किसी टाइम खराब किए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था आयु से पूछा गया है। तो आज मैं आयु का वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसको आप जरूर देख लें। जो अभी डाला मैंने थोड़ी देर पहले, तो उसमें सारे वो टाइप कवर हैं आपके, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो वहाँ से 100% आप कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बालक की आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की दुगनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या उसकी वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु क्या मान लें आप, वर्तमान को x मान लें। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ये, 5 वर्ष बाद की बात करें तो x + 5 होगी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक बालक की आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की दुगनी होगी, मतलब 5 साल बाद वो आज की उम्र का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अगर x को हम बराबर रखना चाहें x + 5 के, तो कैसे रखेंगे, ये तो 2 गुना है आप जानते हैं पहले से, तो हमें किसको 2 गुना करना पड़ेगा जिससे ये बराबर हो जाए इस वाले को। तो इसको 2 गुना कर देते तो आपको क्या मिलेगा, ये बराबर हो जाएगी। तो 2x बराबर हो जाएगा x + 5। तो x माइनस होगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। और x क्या है यहाँ पर, वर्तमान आयु, तो हमें ये बतानी थी। तो यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते थे। क्लियर है। तो इस चीज़ का याद रखना। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा अच्छे से समझाइए, क्योंकि हम समझते हैं आपकी परिस्थिति, इतने लंबे टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ तो तैयारी वैसे भी ज़्यादा नहीं कर पाते और टाइम नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षक हैं तो उनको टाइम कम मिलता है, तो उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। तो यहाँ से आपको सिंपल सा तरीका है कि देखिए यहाँ पर बोला है कि बालक की आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की दुगनी होगी। तो वर्तमान अगर x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी। तो इनको बराबर करने के लिए हम करते क्या हैं, अब देखिए ये तो पहले से दुगनी है x + 5, तो इसको दोगुना करेंगे तो वो 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको किसको दोगुना करना है, इस वाले को। तो 2x बराबर होगा x + 5। तो x यहाँ पर माइनस होगा तो कितना बचेगा, x बराबर 5। 5 ही क्या, x ही क्या है, वर्तमान आयु है, मतलब उसकी आयु हो जाएगी 5 वर्ष। अगला पूछा गया था, यदि 1 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर लिखा जाता है, यदि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है तो सेंटीमीटर में क्या होगी। तो देखिए 1 किलोमीटर को क्या लिखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर लिखते हैं। क्लियर है। तो 1000 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, तो इनने क्या किया, इसमें 1000 का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, ये 1000 किलोमीटर हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1000 का गुणा कर देंगे, मतलब 3 × 1000 बराबर हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल सा सिंपल तरीका था, आप कर सकते थे। तो 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 1000 किलोमीटर को आप क्या लिख देंगे, 3000 किलोमीटर। अगला है, अनुपात पर क्वेश्चन पूछा गया है एक, 350 रुपये को समर, श्रेया और श्वेता के बीच 6, 5 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए 6, 5 और 3 के अनुपात में बांटने का मतलब क्या होता है कि एक को मिलना चाहिए 6 हिस्सा, एक को मिलना चाहिए 5 हिस्सा और एक को मिलना चाहिए 3 हिस्सा। क्लियर है। तो इन सभी हिस्सों की वैल्यू कितनी है, 350, क्योंकि 350 बटने हैं। तो सारे हिस्से कितने हैं, 6 + 5 + 3 बराबर है ये 350 के। तो 6, 5, 11 और 3 कितना हो जाएगा, ये 14 बराबर होगा 350 के। तो एक बराबर कितने का हो जाएगा, 350/14 के। क्लियर है। एक बराबर हो जाएगा 350/14 के। तो यहाँ से आप 7 से काटें, 2 बार कट जाएगा ये, 5 बार, और 2 से कटेगा ये 25 बार। तो एक आ गया आपका 25 के बराबर आ गया। तो हमसे पूछा सॉरी, तो हमसे पूछा क्या गया कि समर को कितने रुपए मिलेंगे। अब समर कौन सा है, पहला वाला, मतलब 6 वाला। तो एक 25 के बराबर है, तो 6 हिस्सा कितने के बराबर होगा, 6 × 25 मतलब 150 के बराबर हो जाएगा आपका 6 हिस्सा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, या तो जिनको आता है जो पढ़े हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6, 5 और 3, 14 की वैल्यू है 350, तो एक हो जाएगा 350/14 के। और 6 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो हम 6 का क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा, तो हमें 6 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको काटेंगे 14 से तो 25 बार कट जाएगा, 25 × 6 150 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जिससे जिनको जल्दबाजी है या जो थोड़ी स्पीड में करना चाहते हैं वो भी समझ सकें। अगला है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योग 125 है। तो देखिए संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब क्या है, एक को 2x मान लें, एक को 3x मान लें, और इनका योग क्या बोल रहा है,
125 है, क्लियर है। तो 5x बराबर होगा 125 के, तो 5 से कटेगा ये कितने बार, 25 बार। तो x आ गया 25, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अगर x 25 है तो ये हो जाएगी 25 गुणित 2 50, और ये हो जाएगी 25 गुणित 3 75। तो ये होंगी आपकी संख्याएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात। तो देखिए ग्राम है तो हम सिंपल सी बात है, छोटी इकाई में आप बदलने की कोशिश करें बड़ी इकाई को। तो 50 ग्राम है आपका और 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, इस चीज़ को याद रखें। तो 2 किलोग्राम में कितना होगा, 2 गुणित 1000 ग्राम। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 20 बार। तो 1 अनुपात 20 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा इनका अनुपात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्लियर है। ए क्या होती है, यहाँ पर भुजा होती है, तो ए का स्क्वायर, तो √3/4, ए कितना है 8, तो ए स्क्वायर होगा 8 गुणित 8, 4 से कटेगा ये 2 बार। तो 8 गुणित 2 16√3 क्या हो जाएगा, इसका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो इसको याद रखेंगे आप, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर या भुजा का वर्ग। अगला है एक आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए अगर आयत की पहली लंबाई अगर हम माने x है और चौड़ाई क्या है, y है, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होगा, x गुणित y, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पर अगर लंबाई को हम 2 गुना कर दें, मतलब 2x कर दें, और इसको 3 गुना कर दें, मतलब 3y कर दें, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 3 गुणित 2 6xy। तो कितने गुना हो गया, आपको यहीं दिख रहा होगा कि ये 6 गुना हो गया। तो आंसर क्या था, 6 गुना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये कि x अनुपात y 7:3 है, तो x बटे y इसका मतलब है 7/3। तो हम सीधी वैल्यू रख देते x की 7 और y की 3। तो हमें बताना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस पर मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। तो बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 9/49 प्लस 9। तो इसको आप जोड़ के जो भी कैलकुलेशन है इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, आप लोग इतना कर सकते हैं। अगला है, यदि एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजा 15, 16 और 17 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको क्या होगा। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला सुना होगा एक क्षेत्रफल का कि एस ब्रैकेट में क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका रूट। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं उसका क्षेत्रफल। क्लियर है। अब यहाँ पर तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इनका हम पहले एस क्या होता है अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर। तो एस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो उनका योग क्या होता है परिमाप। लेकिन अर्ध परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं के योग का आधा होगा। क्लियर है। मतलब 15 प्लस 16 प्लस 17/2 यहाँ से मिल जाएगा एस। तो कितना आ जाएगा एस 10 20 30 ये हो जाएगा, 5 और 6 11 मतलब 41 और 7 48/2 हो जाएगा 24। तो ये मिल गया हमें यहाँ से कितना है 24 हो जाएगा। आप इसको एक बार जोड़ लें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा, 30 प्लस 18। क्लियर है। 48/2 कितना आ जाएगा 24 आएगा। तो 24 अर्ध परिमाप मिल गया। अब इसको हम वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 24 ब्रैकेट में क्या आएगा 24 माइनस ए होता है पहली भुजा कोई भी मान लें आप 15, 24 माइनस बी दूसरी भुजा मान लें, 24 माइनस सी तीसरी भुजा है। क्लियर है 17 है। तो 24 गुणित यहाँ पर 15 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा 9 इंटू यहाँ पर माइनस करेंगे 16 को तो कितना बचेगा यहाँ पर हमें यहाँ बचेगा 8 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा 17 को माइनस करना है तो 7 बचेगा। क्लियर है। 17 माइनस करेंगे 24 में से तो 7 बचेगा। इस पर हम रूट लगा देंगे। तो रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए बाहर क्या क्या निकलेगा इस चीज़ को आप देखें। अब यहाँ 24 है 9 है 8 है 7 है, तो 24 9 8 7 इससे तो 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर है 3 बाहर आ जाएगा इससे। 24 है तो 24 को हम क्या लिख सकते 8 गुणित 3, इसको क्या लिख सकते 8 गुणित
3, तो 8 का पेयर यहाँ से बन के ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 गुणे 7। तो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या मिल जाएगा हमें 3 गुणे 8 24 अंडर रूट में 21। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको माइंड ना करें ज़्यादा। आप अगर समझ लेते हैं, उसको जानते हैं कि पता चल गया आपको कि यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो इन चीज़ों को कमेंट में ना करें, क्योंकि उनसे हम लोग को भी थोड़ा बुरा लगता है। सिंपल सी बात है, इतनी मेहनत अगर हम लोग करते हैं आपके लिए, तो आप छोटी छोटी बातों को समझ सकते हैं। दिन भर का स्ट्रेस होता है, क्लासों का, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं, उन सब का स्ट्रेस होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस चलाना या सब करना, तो माइंड इतना थका होता है कि कभी कभी ऐसा माइंड एक जगह फंस जाता है तो निकलना मुश्किल हो जाता। तो आप जो भी छोटी मोटी अगर मिस्टेक है तो उनको माइंड ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 144 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो एक्स बताना था क्या होगा। तो देखिए 144 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 16। तो मैंने 4 के स्क्वायर को इधर साइड ले जाके 16 जोड़ दिया। सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं होगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 16। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 144 एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ से 25 बटे 144। आप 44 को बटे में ले जाएंगे तो एक्स क्या आ जाएगा अंडर रूट में 25 बटे 144। तो 25 से क्या बाहर आएगा 5 और 144 से 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5 बटे 12। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान पर जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो औसत गति क्या होगी। तो देखिए हमेशा औसत गति आप निकालते हैं तो कैसे निकाली जाती है। अगर औसत गति की हम बात करें तो औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। इसको याद रखना, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होती है, औसत दूरी होती है, औसत गति होती है सॉरी। तो यहाँ से कुल दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। पहले तो वो 40 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर दो जा रहा है, ठीक है। तो 40 जाएगा और 60, तो कुल कितनी हो जाएगी उसकी दूरी हो गई यहाँ से कुल 100। वो कितने घंटे में जा रहा है, वो 1 घंटे में 40 करता है और 1 घंटे में 60। तो समय को कितना लगा उसको, दोनों में 1-1 घंटे लग रहा है, तो समय लगा है 2 घंटे। क्लियर है। तो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी कितनी है 100 बटे कुल समय कितना है 2, तो औसत कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत चाल होगी यहाँ से। क्लियर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, जिससे आप कोशिश करें इनको समझते हैं तो इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। अगला है 1 + 7x एक ब्रैकेट में था प्लस है 49x² - 1 का एक गुणनखंड होगा। तो इसका एक गुणनखंड बताना था। ऑप्शन में कुछ ऐसे दिए गए थे 1 + 7x 1 - 7x ऐसे कुछ करके थे ऑप्शन, तो हमें इनमें से बताना था कि क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 1 + 7x है, तो इसको तो आपको सेम रखना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है। 49x को हम क्या लिख सकते हैं 7x का कंप्लीट स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते। देखिए 7x² को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और x का x² हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि ये क्या है a² - b² का फॉर्म बन गया। क्लियर है। 7x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है a + b और ब्रैकेट में a - b। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे 1 + 7x प्लस a + b क्या होगा 7x + 1 और a - b होगा 7x - 1। तो इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे कॉमन 1 + 7x। तो 1 + 7x जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 7x - 1। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो ये क्या होता है आपका गुणनखंड होता है। तो 1 + 7x इसका यहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था कि इसका घातांकीय रूप पूछा गया था कि घातांकीय रूप इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप घातांकीय रूप कैसे लिख सकते हैं। देखिए दशमलव कहाँ लगा है, इसके ऑप्शन जो थे वो कैसे थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो दशमलव को हम हटा के क्या करते हैं उसकी जगह 1 लिखते हैं और बाकी जितनी संख्या उतनी 0। क्लियर है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1896463 बटे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे घातांकीय रूप पूछ रहा है तो 10 की पावर 3 होगा। अब देखिए जब ऐसी कभी कंडीशन होती है कि a की पावर m होता है तो ये क्या हो जाता है 1/a की पावर -m। या पर अगर ऐसा लिखा है 1/a की पावर -m, सॉरी प्लस m है अगर यहाँ पर, तो ये हो जाता है a की पावर -m। क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस की घात है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1896463 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका घातांकीय रूप। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला है 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 8 डिवाइड में है 25 की पावर -2। तो देखिए 5 की पावर n है इंटू 5 की पावर 8 बटे 25 की पावर -2 बराबर 5 की पावर 15। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि जब घात की घात होती है तो वो गुणा होती है। जैसे अगर a की घात बोले m और इसकी घात n है तो हमेशा क्या होता है a की घात m इंटू n गुणा हो जाती है घात की घात। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें सबका आधार समान बनाना है, क्योंकि अगर आधार समान होता है तो उनकी घातें बराबर हो जाती हैं। तो आधार समान हम कैसे बनाएंगे, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप इसको क्या करें, माइनस में घात है यहाँ पर तो इसको ऊपर ले जाएं। तो 5 की पावर n है इंटू 5 की पावर 8 पहले से है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसके ऊपर हो जाएगी 5 की पावर 2। 25 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 और माइनस की घात थी तो ऊपर जाके क्या हो गई वो प्लस हो गई। क्लियर है। तो ये बराबर होगा 5 की पावर 15 के। अब यहाँ से 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4 बराबर हो जाएगा 5 की पावर 15 की। तो जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं उनकी गुणा में जुड़ जाती हैं। तो घातें क्या हो जाएंगी इसकी n प्लस 5 प्लस 4, मतलब 5 की पावर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ n प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा n प्लस 12 बराबर होगा 5 की पावर 15 के। तो आधार समान है तो घातें क्या होती हैं बराबर हो जाती। तो n प्लस 12 बराबर हो जाएगा 15 के। तो n कितना मिल जाएगा हमें 3। क्लियर है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाती है 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आज की क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर अनुपात से पूछा गया है कि 140 दिन और 3 सप्ताह का अनुपात। तो देखिए 140 दिन तो हैं आपके, 3 सप्ताह को आप दिन में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा 3 गुणित 7, तो 7 से कट जाएगा ये 20 बार, तो 20:3 आपका क्या होगा इसका अनुपात बन जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन कम से कम अनुपात से पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। कम से कम आप वीडियो का एनालिसिस देखें तो इससे भी बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत हद तक आप समझ पाएंगे। तो चलिए ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनका आगे आने वाले समय में एग्जाम है। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।